राम सेतु के पार्ट 1 में हमने जाना कि कैसे द मॉन्यूमेंटल सेतु समुद्रम कैनाल प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट पर राम सेतु को लेकर कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई और उसी कंट्रोवर्सी के चलते इंडियन गवर्नमेंट ने राम सेतु पर ऑफिशियल रिसर्च करवाई। बाद में कैसे राम सेतु को लेकर डॉक्टर बद्री नारायण की रिसर्च ने साबित किया कि राम सेतु एक मैनमेड स्ट्रक्चर है और डॉक्टर बद्री नारायण के इसी स्टेटमेंट के चलते किस तरह राम सेतु की मिस्ट्री और भी उलझ गई। जैसे कि अगर राम सेतु को इंसानों ने बनाया तो उस समय में वो कौन सी ह्यूमन सिविलाइजेशन थी जिसने राम सेतु जैसे अद्भुत ब्रिज का निर्माण किया था। उनके पास वो कौन सी टेक्नोलॉजी थी जो उस वक्त में वो राम सेतु को बनाने में कामयाब रहे। अगर वो सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी तो वो लोग कहाँ चले गए। इन सभी सवालों के जवाब हम जानेंगे बी इनविंसिबल की इस वीडियो में। हिंदू धर्म ग्रंथ रामायण में राम सेतु के निर्माण को लेकर डिटेल में डिस्क्रिप्शन है। उसे कंसीडर किया जाए तो राम सेतु को भगवान राम और उनकी वानर सेना ने बनाया था। इतना ही नहीं, रामायण में राम सेतु के अलावा पुष्पक विमान का भी डिस्क्रिप्शन है। अगर रामायण में लिखी सारी बातें सच है तो क्या सच में उस वक्त के लोगों ने फ्लाइंग मशीन भी बनाई होगी? लेकिन कैसे? उन्होंने कौन सी एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से पुष्पक विमान बनाया होगा? इसका जवाब 2003 में चाइना में मिला। दरअसल 2003 में चाइना में एक संस्कृत विद्वान ए शायोंग अपने तिब्बतियन मठ में कुछ पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट्स को देख रहे थे। तब उन्हें कुछ ऐसा मिला जो चौंका देने वाला था। पुरानी डॉक्यूमेंट्स के ढेरों के बीच उन्हें पीले रंग के ताड़ के पत्तों का ढेर मिला जिस पर एशियन संस्कृत में कुछ लिखा हुआ था जो अब तक की सबसे पुरानी लिखावट थी। बाद में ए शायोंग अपनी टीम के साथ इस एशियन संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट्स को ट्रांसलेट करने में जुड़ गए। 10 सालों से भी अधिक समय गुजरने के बाद इस मैन्युस्क्रिप्ट्स पर लिखे हुए शब्द रिवील होना शुरू हो गए। लेकिन इस खुलासे के साथ सरप्राइजिंगली इंडिया की हिस्ट्री और फिलोसॉफी के कुछ नए रहस्यों से पर्दा उठा। ट्रांसलेटर्स के अकॉर्डिंग उन एशियंट मैन्युस्क्रिप्ट्स में विमान बनाने के लिए डायरेक्शन दी गई थी। इस ट्रांसलेशन के अकॉर्डिंग हिंदू एपिक्स में जिस पुष्पक विमान के बारे में बताया गया है उसकी कैपेसिटी का रहस्य था एंटी ग्रेविटेशनल टेक्नोलॉजी यानी गुरुत्वाकर्षण विरोधी टेक्निक, जिसमें सेंट्रीफ्यूजल फोर्स को यूटिलाइज किया जाता था जो ग्रेविटेशनल फोर्स को काउंटर करने के लिए इनफ था। लेकिन क्या वास्तव में यह संभव हो सकता है कि हमारे एशियंस ने एंटी ग्रेविटी के रहस्यों की खोज की थी? ये विमान कैसे बनाया गया और ये कैसे काम करता था? इसका रिविलेशन इतना सचोट और महत्वपूर्ण था कि कई विद्वानों ने बिलीव करना शुरू कर दिया कि हिंदू एपिक्स में जो भी बताया गया है सब रियलिटी है। उनमें से एक विद्वान ने हिंदू एपिक्स में दिए गए पुष्पक विमान का डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन का अध्ययन किया और एक नतीजे पर पहुंचे। उनके मुताबिक यह इतना विस्तृत और टेक्निकल एक्सप्लेनेशन था कि इसे मिथ नहीं कहा जा सकता। अगर यह सच है तो पॉसिबल है कि हमारी एडवांस्ड एशियन टेक्नोलॉजी के सीक्रेट्स हमारे सामने ही छिपे हुए हैं। यो शायोंग की इस डिस्कवरी के बाद रिसर्चर्स को पता चला कि हजारों की संख्या में संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट जो अभी तक अनडिस्कवर्ड है वो तिब्बतियन टेम्पल्स में रखे हुए हैं। अभी तक 500 से भी ज्यादा ताड़ के पत्ते मिल चुके हैं जिस पर एशियन टेक्स्ट की हजारों लाइंस लिखी हुई थी और उनका ट्रांसलेशन किया जा रहा है। अगर ये ट्रांसलेशन पूरा हो जाए तो पॉसिबल है कि हमारे एशियंस के पास जो एडवांस टेक्नोलॉजी थी उसका सीक्रेट पता चल सकता है। इतना ही नहीं, प्राचीन हिंदू ग्रंथों में राम सेतु और पुष्पक विमान के अलावा सुपर वेपन्स के यूज करने का भी जिक्र किया गया है और उनमें से सबसे डेंजरस वेपन का उल्लेख महाभारत में है जैसे कि सुदर्शन चक्र। याद रखें, कई हिंदुओं का कहना है कि इस तरह की कहानियां इतिहास को रिप्रेजेंट करती है। अगर हमारे पूर्वजों के पास एंटी ग्रेविटी टेक्निक थी और वे विमान बनाने में सक्षम थे
तो क्या उनके पास पूरे ब्रह्मांड की एनर्जी रखने वाले वेपन्स भी हुआ करते थे? लेकिन अगर किसी प्राचीन सभ्यता के पास इस प्रकार की टेक्निक थी तो सवाल उठता है कि यह उन्नत प्राचीन सभ्यता कौन थी और वे कहाँ चली गई? इसका जवाब शायद हमें मिल गया है। दरअसल 19वीं शताब्दी के अंत में फिलिप स्लेटर नाम के एक जियोलॉजिस्ट ने एक आर्टिकल पब्लिश किया जिसका टाइटल था द मैमल्स ऑफ मडागास्कर, और इस आर्टिकल ने दुनिया को हैरत में डाल दिया। इस आर्टिकल ने एक ऐसे सवाल का जवाब दे दिया जो सालों से साइंटिस्ट के लिए एक रहस्य बना हुआ था, और ये सवाल था, लेमुर की हड्डियां भारत और मडागास्कर में अधिक मात्रा में थी लेकिन मिडल ईस्ट और अफ्रीका में बिल्कुल नहीं थी, जबकि संभवतः लेमुरों को इंडिया और मडागास्कर के बीच ट्रैवल करने के लिए मिडल ईस्ट और अफ्रीका से ही गुजरना पड़ा होगा। स्लेटर ने इसके पीछे का रीजन बताया कि पास्ट में इंडिया और मडागास्कर हिंद महासागर में एक बड़े सुपर कॉन्टिनेंट का हिस्सा थे, लेकिन अंतिम हिम युग के वक्त जब सी लेवल ऊपर उठा तब ये सुपर कॉन्टिनेंट समंदर के भीतर समा गया। हालांकि लेमुर की वजह से इस कॉन्टिनेंट के बारे में पता चला था, इसलिए स्लेटर ने इसका नाम लेमुरिया रख दिया। इंटरेस्टिंगली हिंदू ग्रंथों में एक एशियन कॉन्टिनेंट के बारे में लिखा गया है जो हजारों सालों पहले पास्ट में इंडियन ओशन में डूब गया था। रामायण में इस कॉन्टिनेंट को कुमारी कंदम नाम दिया गया था जिस पर एडवांस्ड एशियन सिविलाइजेशन रहा करती थी। कुछ लोग मानते हैं कि स्लेटर ने जिस कॉन्टिनेंट को लेमुरिया बताया है वही कुमारी कंदम है। अगर सच में कुमारी कंदम एग्जिस्ट करता था तो क्या वह रामायण और दूसरे हिंदू ग्रंथों में बताई गई एशियन सिविलाइजेशन का निवास स्थान हो सकता है? क्या सच में भगवान राम और रावण एडवांस्ड सिविलाइजेशन के शासक थे जो अभी समंदर में गहराइयों में डूबी हुई है? अगर लेमुरिया कॉन्टिनेंट का मैप देखें तो राम सेतु सिर्फ इंडिया और श्रीलंका के बीच का ब्रिज नहीं है बल्कि कॉन्टिनेंट्स के बीच का ब्रिज है। अगर रामायण के डिफरेंट कैरेक्टर पर गौर किया जाए जिसने राम सेतु का निर्माण किया तो हमारे दिमाग में पहला ख्याल आता है वानर सेना का। वानर का मतलब होता है बंदर, लेकिन कुछ विद्वानों ने इसका सही अर्थ समझाया है। वान मीन्स वन और नर मीन्स मनुष्य। दूसरे शब्दों में कहे तो वानर का मतलब बंदर नहीं बल्कि वन मानुष होता है। अगर इसे कंसीडर किया जाए तो क्या राम की वानर सेना वास्तव में होमो इरेक्टस प्रजाति हो सकती है? शायद रामायण में जिसे वानर कहा गया वो बंदर नामक प्राणी नहीं थे, किंतु हम इंसानों के एंसेस्टर थे। जब लेमुरिया कॉन्टिनेंट की थियरी पूरी दुनिया में डिस्कस हो रही थी तब जर्मन साइंटिस्ट अर्नेस्ट हैकल ने ह्यूमन इवोल्यूशन पर एक थियरी पब्लिश की। शायद हमारे ह्यूमन एंसेस्टर्स एशियन प्राइमेट से विकसित हुए थे और वे लेमुरिया से आए थे। तो क्या ऐसा संभव है कि रामायण में जिन वानर सेना का जिक्र हुआ है वो बंदर नहीं बल्कि ह्यूमन एंसेस्टर थे जो लेमुरिया कॉन्टिनेंट के समंदर में डूबने से पहले भगवान राम और रावण की उन्नत सभ्यता के लोगों के साथ रहा करते थे। बाद में वे पूरी दुनिया में फैल गए और वक्त के साथ मनुष्य बन गए जैसे आज हम हैं। अगर इस थियरी को कंसीडर किया जाए तो इंसानों की उत्पत्ति की थियरी आज तक जो हम पढ़ चुके हैं वो पूरी चेंज हो जाएगी। यदि राम सेतु वास्तव में 1.7 मिलियन वर्ष पहले बनाया गया था तो यह वह समय होगा जब होमो इरेक्टस पृथ्वी पर रहा करते थे। होमो इरेक्टस ग्रुप में रहने वाली, औजारों का यूज करने वाली और यहाँ तक कि कपड़े पहनने वाली पहली प्रजाति थी, मुख्य रूप से जानवरों की खाल। कौन थी वो इतनी एडवांस्ड सिविलाइजेशन जिन्होंने इतने सालों पहले जब इंसान अपनी जर्नी शुरू कर रहे थे तब पुष्पक विमान और सुपर वेपन जैसी चीज़ों का आविष्कार किया? उनके पास उसके अलावा और कौन सी टेक्नोलॉजी थी, उन्हें और क्या पता था जो आज तक हम नहीं पता लगा सके? क्या वो समंदर में हमेशा के लिए डूब गए हैं? अगर हम एक कदम पीछे चलते हैं
तो हम आसानी से समझ पा रहे हैं कि क्यों राम सेतु आज के इस मॉडर्न युग में कंट्रोवर्शियल बना हुआ है। राम सेतु का निर्माण केवल धार्मिक मामला नहीं है, बल्कि राम सेतु पूरी ह्यूमन इवोल्यूशन की थियरी पर एक क्वेश्चन मार्क है। ये एडवांस्ड एशियन सिविलाइजेशन की थियरी को भी चैलेंज करता है। इसके जवाब हमें जल्द ही मिल सकते हैं। जब इंडियन गवर्नमेंट ने मॉन्यूमेंटल सेतु समुद्रम कैनाल प्रोजेक्ट अनाउंस किया, तब गवर्नमेंट जानती थी कि एक कंट्रोवर्शियल होगा, लेकिन उन्हें शायद ये नहीं पता था कि वो कितना ज्यादा कंट्रोवर्शियल बन जाएगा। इस प्रोजेक्ट के अनाउंसमेंट के तुरंत बाद पॉलिटिशियंस और रिलीजियस ग्रुप ने प्रोटेस्ट किया और राम सेतु बचाओ कैंपेन शुरू किया। 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रोजेक्ट को टेम्पररी बंद करने का ऑर्डर जारी किया और इन्वेस्टिगेशंस करने का फरमान जारी किया। इसके कुछ वक्त बाद एक एफिडेविट फाइल किया, जिसमें कोर्ट ने स्टेटमेंट दिया कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि राम सेतु इंसानों के द्वारा बनाया गया है, जबकि डॉक्टर बद्री नारायण को एविडेंस मिल चुके थे कि राम सेतु एक मानव निर्मित स्ट्रक्चर है। इस टेम्पररी पोस्ट के कारण राम सेतु का भविष्य 10 सालों से भी ज्यादा लंबी लड़ाई में बदल गया। कुछ का कहना है कि इसे एक राष्ट्रीय स्मारक का नाम दिया जाना चाहिए और इससे प्रोटेक्टेड लीगल स्टेटस का संरक्षण मिलना चाहिए, तो कुछ लोगों का मानना है कि यह एक नेचुरल स्ट्रक्चर है। 2017 में ये लड़ाई एक लेवल और बढ़ गई, जब यूएस की एक साइंस चैनल ने राम सेतु पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, जिसका टाइटल था एशियंट लैंड ब्रिज। इस डॉक्यूमेंट्री में एक रिसर्च स्टडी को प्रेजेंट किया था, जिसमें अमेरिकन यूनिवर्सिटीज के साइंटिस्ट ने सैटेलाइट इमेजनरी की हेल्प से राम सेतु का अध्ययन किया, साथ में पुराने कुछ जियोलॉजिकल सैंपल को भी स्टडी किया। इस रिसर्च का रिजल्ट साफ था कि राम सेतु एक मैनमेड स्ट्रक्चर है। इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे एक साइंटिस्ट ने कहा कि रेत की लेयर नेचुरल हो सकती है, लेकिन रेत की लेयर पर जो पत्थर रखे हुए हैं वो नहीं, वो पत्थर रेत से पुराने हैं, यानी प्रीडेटेड है। राम सेतु के बारे में और भी बहुत कुछ जानना जरूरी है। ये सारे रिसर्च सजेस्ट कर रहे हैं कि सैटेलाइट से हमें जो राम सेतु का इमेज मिला है वो नेचुरल नहीं है, उसे इंसानों ने बनाया है। डॉक्यूमेंट्री के रिलीज होने से कई लोगों ने कहा कि अब ये साफ है कि राम सेतु मानव निर्मित है और इसे संरक्षित राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर देना चाहिए। और कुछ लोगों का कहना था कि इंडिया अमेरिका को अपने देश के बारे में बात करने क्यों दे रहा है, और इस डॉक्यूमेंट्री के रिसर्च पर सवाल उठाने लगे। इंडियन गवर्नमेंट के पास ये लास्ट चांस था। गवर्नमेंट जानती थी कि एक कंट्रोवर्सी जब तक सॉल्व नहीं होगी तब तक प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पाएगा, इसलिए उन्हें राम सेतु की पूरी मिस्ट्री एक ही बार में हमेशा के लिए सॉल्व करनी पड़ेगी। एज अ रिजल्ट 2021 की शुरुआत में गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि मार्च 2021 में राम सेतु पर ऑफिशियल रिसर्च और एक्सप्लोरेशन होगा। इस प्रोजेक्ट को पूरा होने में कम से कम 3 साल लग सकते हैं। ये रिसर्च अभी भी चल रही है और कई लोग इंतजार कर रहे हैं कि इस रिसर्च का क्या परिणाम होगा। क्या राम सेतु मानव निर्मित है? शायद इससे भी इम्पोर्टेंट, अगर ऐसा है तो राम सेतु के और कौन से राज खुलेंगे, साइंटिस्ट को और क्या क्या मिल सकता है। इन रियलिटी इस रिसर्च स्टडी का उद्देश्य सिर्फ यह पता लगाना नहीं है कि राम सेतु मानव निर्मित है या नेचुरल, बल्कि एशियन सिविलाइजेशन का पता लगाना भी है जो शायद राम सेतु के पास ही है। एक साइंटिस्ट जो इस रिसर्च में काम कर रहा है, उसने दावा किया है कि हमें पक्का आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स मिलेंगे। उसका कहने का क्या मतलब था? क्या साइंटिस्ट को उम्मीद है कि समंदर की लहरों के नीचे सच में एशियन सिविलाइजेशन के ट्रेसेस मिल सकते हैं? और क्या वे कुमारी कंदम के रिमेन्स होंगे जिसका रामायण में जिक्र हुआ है? सच तो यह है कि राम सेतु की मिस्ट्री तो अभी शुरू ही हुई है। कौन जानता है कि फ्यूचर में कौन से सीक्रेट्स रिवील होंगे और ये सीक्रेट्स हमारे मानव इतिहास और हमारी धरती के इतिहास पर क्या इफेक्ट डालेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है बी इनविंसिबल की ये वीडियो भी आपको जरूर पसंद आएगी और आप इसे भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। हमें आपकी प्यारी प्यारी कमेंट्स का इंतजार रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।